ज़रा हटके में खुशामदीद। देखा कि परवेज़ खटक साहब आज ख़बरों की गर्दिश में हैं। आज पेशावर के एक शादी हॉल में एक खुफिया सी तकरीब हुई, किसी को नहीं आने दिया गया। लोग सहाफ़ी भी उन्होंने भी कोशिश की जाने की, लेकिन उनको रोक दिया गया। बहुत सिक्योरिटी थी वहाँ पे, और पता बाद में ये चला कि वहाँ पे हम ख्याल लोगों का एक इज्तिमा है जिसको लीड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान भी वहाँ पे थे। ऐलान हुआ नई पार्टी का कि इसका नाम होगा PTI पार्लियामेंटेरियंस, पीटिप, और उनके जो झंडा है और उनका जो मंशूर है उसका ऐलान बाद में होगा। ये कहा गया कि जी कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसने हमें मजबूर किया है सोचने पे, और हम जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं मुल्क पे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने और महमूद ख़ान ने सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की। हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया, उसका नतीजा भी सामने आया, और हमने पूरी कोशिश की कि हम इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। तो दावा तो ये आया कि जी कि 57 लोग जो हैं इस फहरिस्त में शामिल हैं पिछली गवर्नमेंट के, PTI गवर्नमेंट के, लेकिन उसके फ़ौरन बाद शाम से एक नया उस पर आते हैं। अभी पहले थोड़ा सा ये आज मैंने ट्विटर जब खोला तो मैं देख रहा था कि शादी हाल में 57 लोगों का नई पार्टी से निकाह हुआ। निकाह, या आप इसको एक फोर्स्ड डिवोर्स भी कह सकते हैं, आप जो कहना चाहें, दोनों चीजें साथ साथ। इनफैक्ट फोर्स्ड डिवोर्स आज पाकिस्तानी ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, फोर्स्ड डिवोर्स इन KP। मैंने कहा इसका समझ नहीं आ रही मुझे, जब क्लिक किया तो फिर अब समझ आ गई है कि क्या बात हो रही थी। अच्छा, अब जाहिर है कि लोगों को इससे दूर क्यों रखा गया, और कुछ रिपोर्टर्स को तो बकायदा हॉस्टेज भी किया गया, पकड़ के बिठा दिया कि सर आपने आप 4 के कैमरे ले लिए गए, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कैमरे अभी तक हाँ, ताकि ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर या आपके सोशल मीडिया पर ना आए कि लोग कितने खुशहज़ा दिखाएं तो सही ना उनकी खुशी। अच्छा, कुछ लोग इसमें हैं जो बिल्कुल समझ आती है कि वो इस वक्त परवेज़ खटक साहब के साथ क्यों बैठे हुए हैं। हाँ, मैं सिर्फ 3 लोगों का जिक्र करूंगा यहाँ पर। एक तो हैं साबिक MPA मलिक वाजिद साहब और अरबाब वसीम साहब, जो कल तक अगर आप देखें तो कोर्ट में थे, हथकड़ियों में थे, जेल के चक्कर काट रहे थे। आज वो शादी हॉल में बैठे हुए हैं। हाँ, हाथ पीले हो रहे हैं। और फिर एक है साबिक सूबाई वजीर हमारे अनवर ज़ैब खान, वो भी इसमें शामिल थे। अच्छा, वो क्यों शामिल हैं? शायद इसकी वजह यह है कि इनके जो साहबजादे हैं उनकी 9 मई को ये वीडियो उन्होंने खुद ही रिलीज़ की थी पिंडी GHQ के सामने, तो आपको पता है। जी, तो ये है। अच्छा, रिएक्शन भी आया PTI की तरफ से। पहले दो एक मैं बता दूं, फिर आप उसका जो एक्चुअल रिएक्शन है वो आप हमें बताएं। अच्छा, एक तो अबू कासिम खुद ने रिएक्ट किया है कि गुड लक, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि और जमातें आए मैदान में जमहूरियत के लिए, अच्छी बात है ये। और जो लाजवाब एक पिक्चर PTI के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट हुई है, अगर वो जरा आप एक दफा स्क्रीन पर चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, और नीचे भी एक छोटी सी लाइन थी कि ये अहम मालूमात है पब्लिक के लिए। I like the sense of humor। यार अच्छा है सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन अब आप सुने, वो अब चेक करें यार। PTI जो है वो अब मैच्योर होती जा रही है, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। ऑफिशियल रद्द अमल ये है कि मॉनसून जारी है और मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल के जरिए तबाह करने और सियासत को झाड़ झनकार में बदलने की कोशिशें जारी हैं। सियासी मैदान में महकमा ज़राअत के अफसरान नई फसलें उगाने के लिए दिन रात सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब में बोया जाने वाला एक बीज यानी IPP इतना नाकारा निकला कि फूटने से पहले ही खेत में दब गया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द अमल की पहली बारिश में ही साफ हो जाए। अरे वाह यार, आप चेक करें ना। हम महकमा ज़राअत के अमले के शुक्रगुजार हैं कि उसने पसे पर्दा साजिशों में मसरूफ गंदे अंडों को सामने लाने के लिए बहुत मेहनत की। मतलब आपका शुक्रिया। अच्छा, PTI के रहनुमा हम्माद अजहर, उनका कहना है कि इजलास की तस्वीर में जो शुरका नजर आ रहे हैं
उनके चेहरे ज़रा चेक करें, वो किसी नई पार्टी की इफ्तिताही तकरीब में नहीं बल्कि शायद अपने ही सियासी जनाजे में शरीक हैं। अच्छा, शक्लों से तो यही लग रहा है। अच्छा, वो हमने जब पहले भी देखा था इस्तेहकाम पार्टी में भी, वो भी कैसे लोग बेचारे ऐसे बैठे हुए थे। ये तो चल रहा है। एनीवे देखते हैं अब इसका बनेगा क्या, क्योंकि अभी से ही मसले तो शुरू हो गए हैं पार्टी के। हमारे साथ हैं हमारे पेशावर ब्यूरो चीफ अली अकबर साहब। अली, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आपसे ये पूछने चाहूंगा कितने लोगों ने तरदीद कर रहे हैं इस वक्त के यार हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 57 में से कितने? जी 57 में से कितने? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो हमें आप लोग मुबारकबाद दे दे, क्योंकि जो काम पहले पंजाब और मरकज में होता था ये पेट्रियाट बनने का, बहुत मुबारक, वो शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा से हो गई है और तारीख रकम कर ली गई है। और इस बार महल्लात की जगह जो है ये काम पेशावर के नवाही इलाके के शादी हाल में सरेआम हो गया है, जो कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। आज ये इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत अगर आप देखें तो 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक महमूद खान है और दूसरा परवेज खटक है। यानी दोनों के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय पाया गया है। अगर वो जीत गए तो कौन एक इसमें वजीर आला होगा जबकि दूसरा इसमें गवर्नर होगा। ये पावर शेयरिंग है और इसी तरह कैबिनेट में और मरकज में भी इनके मामलात मुकम्मल हो गए हैं। आज जो दावा किया गया है वो परवेज खटक की जानिब से 57 अरकान का किया गया है कि उनकी हिमायत जो है उनको हासिल है। और जाहिर है बहुत सारे लोग इस इजलास में शरीक भी हुए, जो नहीं हुए उनके नाम लिए जा चुके हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक कोई 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शमूलियत की तरदीद की है और उनका ये कहना है कि वो शामिल नहीं हुए। और उसमें चंद नाम, एक जो साबिक डिप्टी स्पीकर है महमूद जान, दूसरा एक मलक शौकत है और मलाकंड से पीर मुसव्विर शाह, जबकि सूबाई वजीर इफ्तिखार मशवानी और लोअर दीर से आजम खान ये सोशल मीडिया पर अपने बयानात जारी कर चुके हैं। तो जो परवेज खटक की जानिब से 57 अरकान का दावा किया जा रहा था तो उसमें 10-12 जो है उनके बयानात सामने आ गए। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी कि हम, एक ने कहा कि मैं कनाडा में हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं कि मेरा नाम अब मेरा ख्याल है बेहतर है वहीं रहे। हाँ, वहीं रहे। हाँ। और आपने तो कुछ नाम ले लिए, लेकिन क्या हमें लगता है कि मजीद लोग भी करेंगे इससे अपना लाताल्लुकी करेंगे? सर इसको अगर हम देखें तो लॉन्चिंग इनकी कामयाब हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो कि पीटीआई में 2 जो बड़े ग्रोह थे, एक परवेज खटक जो है उसको लीड कर रहा था, दूसरा साबिक वज़ीर आला महमूद खान कर रहे थे। तो इन दोनों के दरमियान मामलात नहीं बन रहे थे और जो है वो दोनों इसमें नजर आए हैं और उनके अरकान भी उनके साथ खड़े हैं। तो लॉन्चिंग जो है वो कामयाबी के साथ हुई है। इसमें तीसरा जो फरीक है वो आतिफ और जो शाहराम तरक्की, वो एक तीसरा फरीक है, ताहम उनके साथ मामलात अब तक नहीं बने हैं। और जब हमारी बात हुई कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो इनका कहना था कि उनको लिफ्ट नहीं दी जा रही है और उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तेज होंगी। तो इस वक्त तक जो है तो काफ़ी धूमधाम से मतलब जो है परवेज खटक और महमूद खान ने इस पार्टी की लॉन्चिंग की है। और जो लोग या अभी तरदीद कर रहे हैं या मतलब जो कह रहे हैं कि हमारा नाम लिया गया है और हम इसमें शामिल नहीं है, तो दरअसल ये वेट दे रहे हैं अपने आप को, मतलब जो ग्रुप के अंदर उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। अच्छा, तो इस आगे चल के मतलब जो हर एक ने अपना बिजनेस जो है वो सेट करना है, तो अभी तक उनके मामलात उसी तरह तय नहीं पाए हुए हैं। ताहम ये जो बारगेनिंग, ताहम जो परवेज खटक है या महमूद खान है उनको अपना समझते हैं कि हम इसको शामिल कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से राजी कर लेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 57 हैं जिनमें से अभी 12 माइनस हो चुके हैं, चले हम 40 वर्ष कर लेते हैं, इन 40 में आपको कितने ऐसे नाम लगते हैं जो इलेक्टेबल्स जिन्हें कहा जा सकता है और कितने ऐसे थे कि जिनके पास अगर पीटीआई का टिकट ना होता तो उन्हें कोई टके शेर भी ना पूछता? सर जहाँ तक इलेक्टेबल्स की बात है तो हमने कैलकुलेशन की शाम को, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक 18 से 20 लोग जो है इनके साथ हो सकते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से उनका वोट है या
जो उनको दर पर्दा हिमायत हासिल है तो वो अपनी नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें परवेज खटक है और परवेज खटक के साथ जो 5-6 लोग हैं, इसी तरह महमूद खान और उनके साथ जो कुछ लोग हैं, और 2-3 उसके अंदर और भी इलेक्टेबल्स है कि जिनका वोट बैंक है, तो वो इसी तरीके से अपनी नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अच्छा, अब यहाँ इंप्रेशन पे- ये मिल रहा है कि इसको कंप्लीटली नहीं, रूल आउट completely नहीं कर मतलब सकते, इतना हल्का भी नहीं ये जिस लेना तरह चाहिए, बता इतना रहे हैं। हल्का भी नहीं हाँ। लेना चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो एक प्रेशर ग्रुप या स्पॉइलर का रोल। अच्छा अली अकबर, क्या सिर्फ स्पॉइलर तक ही हम इसको देख सकते हैं? क्योंकि एक जो इंप्रेशन मिलता है, और शायद सर, इसमें हकीकत है कि इसमें- वोट तो फिर भी अबू कासिम का ही है ना वहां पर। सर, वोट जिनका था वो उनका भी लग रहा है कि मतलब ये उनका अमल दहल होगा। और जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ इस मीटिंग के हवाले से, अब इससे पहले हमारे राब्ते हुए 20-25 दिन से हम भी इन लोगों के साथ राब्ते में थे कि क्या करेंगे, और इन लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की इमरान खान का साथ निभाने की, ताहम इन पे प्रेशर भी ज़्यादा था। इनको जो है इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक बात गई कि इनको कहा गया कि खबर एक है और मुर्दे दो है, अब आपकी मर्जी है कि मतलब जो हमारे साथ हो या उनके सही। साथ हो। इसी तरह इन लोगों ने ये भी कहा कि कम से कम इतना तो करे कि इमरान खान को जरा साइड पे कर ले, जेल में डाल दे, वो कर ले, ताकि हम मतलब जो है किसी को मुंह दिखा सके। ताहम वो भी नहीं हो सका, और जो है ये इनको जो है इसमें शामिल कर लिया। दूसरा ये कि आगे इनको यकीन दहानी बहुत कराई गई है, और एक बार नहीं बार बार कराई गई है। इनको ये भी कहा गया है कि 2018 में आपको किसने जितवाया, और मतलब जो फलां मौके पर मतलब जो हिमायत किसने दी, तो बाकी वो सारी बातें तो सच थी। इनका जवाब हाँ में था। तो फिर इन्होंने कहा कि मतलब जो फिर आप देर क्यों कर रहे हो, जो हम कह रहे हैं तो वो आप क्यों नहीं मान रहे हो। तो उसके बाद जो है ये फैसले हुए, और ये आज का इजलास मुनक्किद किया गया। और अली अकबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा टाइम की कमी है यार, वही फाइलें हैं ना लोगों की। हाँ, फाइलें हैं, कोई बीआरटी में, कोई इधर कोई उधर। आपने जो बोला अच्छा था कि यार 2018 में तो आपके भाई ने इलेक्ट करवाया था ना आपको, तो अभी भी हम आपके साथ मसला क्या है? अभी भी हम करेंगे। मसला ये है कि वक्फा लेना है। और अब एक और सियासी शरपसंद का जिक्र, जिसकी उम्र है 77 साल। इत्तफाक है कि वो पीटीआई का सदर हैं। नाम है उनका चौधरी परवेज़ इलाही। 1 जून से वो नज़रबंद हैं, और उनकी जो नज़रबंदी है वो अदालतें ख़त्म कर देती हैं और इंतज़ामिया फिर उन्हें झपट लेती है। ताज़ा तरीन ये है कि डीसी लाहौर रफ़िया हैदर ने तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा MPO 3 के तहत परवेज़ इलाही को 30 रोज़ के लिए दोबारा लाहौर कैंप जेल में रखने का हुक्म दिया है। उन्हें पहली बार 1 जून को एक करप्शन केस में हिरासत में लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। उन्हें फिर मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। सनीचर को एक बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया, मगर पुलिस ने गालिब मार्केट थाने में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत एक और केस दर्ज करके परवेज़ इलाही को हिरासत में ले लिया। हिरासत में तो ऑलरेडी वो हैं, बस वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। नज़रबंदी के हुक्म में लिखा गया है कि पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की राय है कि परवेज़ इलाही रिहाई की सूरत में अवाम को उकसा के अमन व अमान तहवाला कर सकते हैं, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंच सकता है, और 9 मई जैसी सूरत हाल जन्म ले सकती है। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कई थानों में FIR दर्ज हैं, और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। इस हुक्मनामे के मुताबिक उन्होंने पहले भी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्दाना हमलों और जलाओ घेराव पर अपने साथियों को उकसाया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मुत्तफ़िक़ा राय है कि उन्हें नज़रबंद रखा जाए। जी बिल्कुल। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि अदालत हाई कोर्ट में चैलेंज किया परवेज़ इलाही के, वो भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो जस्टिस अली बाकर नशफी की अदालत में वो गए वकील। फाजिल जज ने सरकारी वकील से कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप एक गलत रिवायत डाल रहे हैं। जो बात रियासत आज करती है वो कल भुगतती भी है। इल्ज़ामात के अलावा
उन्हें नज़रबंद करने के लिए आपके पास शवाहिद क्या हैं? सरकारी वकील ने कहा, फिर बहस होती रही। सरकारी वकील ने कहा कि अगर परवेज़ इलाही की तरफ से डीसी को इस बारे में दरख्वास्त दी जाए तो उसका फ़ैसला 10 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। ये अदालत को यकीन दहानी कराई। तो जज साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि आपने चौधरी साहब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। उसके बाद ये दरख्वास्त ज़ाहिर है कि नज़रबंदी के खिलाफ जो है वापस ले ली गई, उसका कोई फ़ायदा तो था नहीं, तो ये निपटा दी गई। नहीं देखिए, है तो बड़े खतरनाक इंसान। जब 50 कोस दूर में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा मत रो, वरना परवेज़ इलाही एक बार फिर बाहर आ जाएगा। फिर पता नहीं क्या करेगा, किसी को नहीं पता ना। मतलब मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, ऐसा वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है जीटी रोड पे इन्होंने कई पेट्रोल पंप वगैरह भी लूटे होंगे। कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। अब देखिए, एक तो अब इनके साथ जो इनको जो इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है एक वजह तो ये है, जाहिर है कि ज़्यादा तो बिट्रियल आप अपनों से ही फील करते हैं ना कि यार आप तो हमारे थे, आप हमारे खिलाफ हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा नहीं है। नहीं यार, वैसे नहीं पूरी लाइफ जो है आप देखें, सियासी करियर जो है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक, मुंह से लाई की वजह, मुंह से लाई। तो बेटे ने आके मजबूर किया है। मेरा ख्याल है कि बेटे एक तो ये है, और अगर और आप उम्र के उस हिस्से में है कि आप अमर हो सकते हैं। हाँ, ये भी तो होता है। और देखिए इस स्टेज पर ना अब आप सोचते हैं कि मैं छोड़ के क्या जा रहा हूँ, और यहाँ पर तो एक सियासी वसीयत ही आप छोड़ के जा रहे हैं ना, एक इनहेरिटेंस, बेटे की सियासत, बेटे की। अब मेरा ख्याल है कि इनकी तो कैलकुलेशन, और एक तरह से वो कैलकुलेशन सही भी है। हमने पहले भी उस पर कई बार बात की है कि यार देखिए काफ लीग में क्या बचा है, मतलब वो एक मकसद के लिए थी, और जब तक परवेज़ साहब हयात हैं, शुजात साहब हयात हैं, तो तब तक ही काफ लीग है ना, जो भी फॉर्म में है। अगर आगे कहीं जगह बनती है तो वो फिर अबू कासिम की मकबूलियत के साथ जुड़ के ही बनती है, राइट। तो मेरा ख्याल है कि यही कैलकुलेशन है। अबू कासिम जाहिर है कि जब जेल जाएंगे तो जगह तो आएगी, जगह तो फिर बचेगी। वैसे वसत मैं राइट कि ये पहली दफा इनको ये आ रहा है रगड़ा, इस तरह का रगड़ा। पहले तो उन्होंने अपने मुखालफिन को तो बहुत दिया है, कभी खाया नहीं है, ये पहली दफा इस तरह तो नहीं खाया। आई एम श्योर बीच में कहीं ना कहीं टेंशन वेंशन तो होती रही होगी नून लीग के दौर में, लेकिन अभी उम्र का भी एक तकाजा है ना, उम्र का भी तकाजा, क्योंकि 77 इयर्स की गर्मी जो है वो आपने देखा कि कितने लोग 12 घंटे के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जबकि चौधरी शुजात इनके जो कज़न हैं वो गए, इनके जो कज़न दूसरे चौधरी वजाहत, उन्होंने भी कैंप जेल में इनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा यार की फ़ायदा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुनिस फैसला करेगा। तो सारी गेम जो है मुनिस के पास है, और मुनिस जवान आदमी है और उसके सामने पूरा एक पॉलिटिकल कैरियर पड़ा हुआ है। तो बाप अगर 77 साल की उम्र में झेल जाए तो बाप का भी नाम होगा अच्छा, और मुनिस का भी ट्रैक बनेगा। नहीं, और देखो कि मतलब धुल गए ना सारी जो पुरानी बातें हैं, वो एक तरह से धुल ही गई ना कि यार चलो अभी तो लेके स्टांस लिया है आगे जाते हुए। और देखिए एक कैलकुलेशन ये भी सही है, आई मीन हम सब पाकिस्तान की सियासी तारीख को अच्छी तरह से जानते हैं जो भी है, तो कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं होती ना यहाँ पे। देखिए अभी वो अहमर महबूब साहब जो है पिलडाट के, मैं शायद उनका नाम अहमर बिलाल साहब जो है, सॉरी नाम शायद नहीं है, उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया आज डॉन में कि जो पैटर्न रहा है, अब हम क्या देखते हैं ना, हम हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं कि सन 70 से जो भी जमात या जो भी शख्स सियासी रहनुमा जो आउट ऑफ फेवर हो जाए बड़े घर के, तो अगले इलेक्शन में उसका नहीं चांस बनता, बाद में बन सकता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हो सकता है कभी कभी चीजें चेंज भी जाती है, चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही जिस ट्रैजेक्टरी पर हम इस वक्त चल रहे हैं। तो यार अगेन जैसे आपने कहा मुनिस की क्या उम्र है। अच्छा दूसरी बात ये तो पॉइंट इज कि सॉरी एक आखिरी बात कि 4 साल बाद 5 साल बाद आपको क्या पता है ये जो आईपीपी और ये जो पीटेप है घूम फिर कर दोबारा वहीं आ जाए, इसको रिफॉर्मेश में फ्यूचर तो उसका है, कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता। दूसरी मिसाल मेरे जहन में जो आ रही, हालांकि वो बिल्कुल ही एक अलग मिसाल है, लेकिन मैं फिर भी देना चाह रहा हूँ, अकबर बुगटी साहब। अकबर बुगटी साहब की पूरी सियासी ज़िंदगी एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान के तौर पे गुजरी, लेकिन आखिर में वो एक बात पे अड़ गए। शाजिया रेप केस से कहानी शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं बस हो गया, और वो इस दुनिया से चले गए। और अब अकबर बुगटी जो है वो जो बलोच लेजेंड्स हैं उनकी सफ में शामिल हैं। तो आदमी का दिमाग किसी भी वक्त घूम सकता है, उसकी आप गारंटी नहीं दे सकते। और देखिए दूसरी बात है ना कि आपको फिल्म की कौन सा पार्ट याद रहता है यार, एंडिंग ही याद रहती है ना। तो फिल्म की एंडिंग वो चाहते हैं कि धमाके से हो, तो वो मेरा ख्याल है
हो रहा है। और दूसरा चाहे ये खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब है, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो इदारे की जो सकत है चीज़ें मैनेज करने की, वो भी कितनी लिमिटेड है। बिल्कुल। कि आप समझते हैं कि हर चीज़ जो है हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं होगा भैया इस दफा नहीं। देखिए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की अगर आप कहानी पढ़े, मॉन्स्टर को आप बना तो देते हैं लेकिन वो फिर आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है, तो आपकी कोई परफेक्ट प्लानिंग तो होती ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकती। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो थोड़ा बात करें सीमा रिंद की, वो खातून जो पाकिस्तान से भारत गई। भारत वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप वापस जाएं, आप ISI की एजेंट हैं। जी, और यहाँ सिंध में हिंदू बरादरियों को धमकियां मिल रही हैं, ये मामला क्या है, इस पे बात करेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी बात करते हैं सीमा हैदर की अजीब और गरीब कहानी के बारे में। 27 साल की शादीशुदा औरत हैं, सिंध से ताल्लुक है, 4 बच्चों समेत ये चली गई इंडिया। इंडिया क्यों गई? क्योंकि इनकी दोस्ती हो गई थी सन 2020 से सचिन मीना के साथ। सचिन मीना की उम्र 22 साल की है और वो किसी दुकानदार का असिस्टेंट है या ऐसे कुछ है इंडिया में। और दोस्ती हुई पबजी जो गेम है, इससे बेचारी पबजी दोबारा बैन ना हो जाए, पबजी पे चैट पे दोस्ती हुई, फिर सुना के नेपाल में मिले और फिर बिल आखिर ये वाया दुबई कहा जा रहा है पहुंची नोएडा में वे रह रही थी ये अपने नए मियाँ के साथ। और कह रही है कि मैंने वहीं रहना, मैं बड़ी खुश हूँ। और बल्कि खुश क्या, काफ़ी अजीब और गरीब किस्म का फिल्मी सीन भी चल रहा है। ज़रा सोचिए, अब ठीक है आपको सूरह नहीं आती, आपको नमाज पढ़नी नहीं आती, कलमा तो मेरा ख्याल है कि कोई गैर मुसलमान भी पाकिस्तान में रह रहा हो उसने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तो ये पता नहीं। अच्छा, लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार ये रॉ एजेंट है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये काफ़ी साबित हो गया कि इनके खावंद जो है वो शौहर जो है या साबिक शौहर है, पता नहीं क्या है अब, वो सऊदी अरब में, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, बल्कि इनके मालिक मकान से भी बात हुई है मीडिया की, तो पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, भारत में एक और नैरेटिव भी शुरू हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स देखें या आप जी न्यूज़ देखें, ये देखें हाँ, कि हु इज सीमा हैदर क्रॉस बॉर्डर लवर ऑफ पाकिस्तानी स्पाई, तो ये वहां पर एक नैरेटिव चल रहा है। और बल्कि आज ही उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा और इनके ये जो हैं सीमा और सचिन की तफ्तीश भी की है, उनको वापस भी भेजा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा नहीं ख्याल कि ये ISI की प्लांट है, क्योंकि एक एक्चुअल खातून को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक इंडियन डिफेंस साइंटिस्ट को एक मुंबई पाकिस्तानी एजेंट ने चैट पर ही पटा दिया था कि मेरा नाम ज़ारा दास गुप्ता है, और उससे पूछ रही हैं कि सो बेब ये जो ब्राह्मोस है इसकी क्या रेंज है, और वो कहता है बेब इसकी तो बहुत रेंज है, और वो कहता है कि अच्छा बेब तुमने ब्राह्मोस बनाया, उसने कहा कि बेब तुम जब आओगी मैं तुम्हें रॉकेट दिखा सकता हूँ। तो मतलब जब आप चैट पर किसी को फंसा सकते हैं तो आपको किसी को सीमा को भेजने की जरूरत क्यों पड़े, और वो भी मतलब सचिन के साथ। अच्छा, सरहद के इस तरफ तो दुकानें चमक रही है ना इस इशू को लेके। मसलन मैं BBC में की रियाज सोहेल की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डाकुओं ने वीडियोस पे जो है वो अल्टीमेटम जारी करने शुरू कर दिए हैं। मसलन कंदकोट के गांव ओगामी में एक मंदिर पे रॉकेट मारे गए, वो फटे नहीं खुशकिस्मती से। उससे 3-4 दिन पहले घोटकी के डाकू हैं रानू शर साहब, उनकी एक वीडियो जारी हुई, कंदकोट के डाकुओं की भी एक वीडियो जारी हुई। दोनों वीडियोस में धमकी दी गई कि सीमा को वापस ना किया गया तो मंदिरों पे हमला होगा। एक और वीडियो में 5 डाकू धमकी दे रहे हैं और आखिर में वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। एक तीसरी वीडियो में एक डाकू ने जो बम भी दिखाया कि ये बम मैं मारूंगा जो है किसी मंदिर। अच्छा, फिर यह है कि जो मजहबी रहनुमा है, ज़ाहिर है वो कहाँ से पीछे रहेंगे। तो JUI सिंध के रहनुमा राशिद सुमरो, उन्होंने भी इस पर पूरे वाक़े में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और भरचुंडी शरीफ के जो सज्जादा नशीन है मियाँ मिट्ठू, जहाँ अक्सर हिंदू ख़वातीन आके इस्लाम कबूल करती हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, अगर वो बता सकें आप। इन जो फ़र्ज़ आहे, इन जो मतलब लाज़िम आहे, हे भी कोशिशि कनि त उहा छोकिरी वापसि अचे ॿारनि सूधी। ऐं इन में हिंदू वारा हिंदू बि तहफ़्फ़ुज़ में रहंदा ऐं पंहिंजो वाज़े मतिलबु ज़ाहिर करनि त असां कोशिशि कयूं था त हिननि जी बचत आहे। न त मां सम्झां थो त लोफर लुचा जाते किथे आहिनि, पोइ हिननि खे थी सघे थो का तो हिकु दफ़ो नुक़सानु थी वियो या का ॻाल्हि थी वई। तो मियाँ मिट्ठू का असल नाम है अब्दुल हक और ये साबिक MNA रह चुके हैं और ज़ाहिर है काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत हैं। ये जो क्लिप था
इसको चलाने का मकसद ये था कि ये अंदाज़ा हो कि इनकी जो पिच है वो क्या है। ये इसमें सिंधी में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस लड़की को वापस आना चाहिए यहाँ पाकिस्तान, वरना यहाँ हिंदुओं के लिए मसला हो सकता है, इसलिए कि यहाँ की जो हिंदू बरादरी है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इसके लिए कोशिशें करे और करती हुई नज़र आए, ताकि ये वापस आएँ तो फिर इनके लिए बेहतर होगा, इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वरना फिर यहाँ पे चोर उचक्के बहुत हैं, लोफर लोग बहुत हैं, फिर उनको कोई नुकसान भी पहुँच सकता है, हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी ये जो इनकी जो बात है, उसके बाद एक खौफ व हरास का आलम है। और हमने देखा कि जो अभी वसत ने भी बताया कि एक अटैक भी वहाँ पे हुआ है। तो अच्छा, डीआईजी सखर है, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात, किसने? जावेद जसकानी, डीआईजी सखर है, उन्होंने कहा जी ये जो इश्तिहारी डाकुओं की जो वीडियोज़ हैं ये तो आती रहती हैं, लेकिन उसके बैक पे अगर मजहबी तंजीमों की जानिब से भी इस तरह के बयानात होना कि जिनसे कशीदगी बढ़े, तो असल में तो ये एक तरह से मदद की जा रही है जो लॉलेस एलिमेंट्स की। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम बात एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से जो जिनकी इस मामले पर नज़र है, पता करते हैं कि वहाँ पे शुमाली सिंध में हो क्या रहा है। तो सिंध में हिंदू बरादरी में कुछ खौफ व हरास है, हमले भी हुए हैं। गौसपुर के मुकाम पे एक डाकुओं ने एक हमला भी किया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं सुखदेव हिमनानी, जो कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के बोर्ड के मेंबर हैं। घोटकी में जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके भी नायब चेयरमैन हैं और घोटकी के पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी हैं। सुखदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ज़ाहिर के इस पूरे मामले पे नज़र भी है। हमने देखा कि कराची में भी एक रिपोर्ट आई थी एक मंदिर पर हमले की, फिर आप गए वहाँ पे, उसको क्लैरिफाई किया कि वो कुछ कम्युनिटी का आपस का कुछ मसला है। लेकिन ये जो शिमाली सिंध में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, तो कुछ अपडेट करेंगे कि सिचुएशन है क्या वहाँ पे, जो ये धमकियाँ आ रही हैं तो कैसे निपट रही है पुलिस और वहाँ के हुक्काम इससे? जैसे जी आपने और हमने सबने फॉलो किया, जब से सीमा हैदर का इशू ऑनलाइन ये उठना शुरू हुआ, उसके बाद से ये जो डाकू हैं, ये बेसिकली जो है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आउटलॉज हैं, इन्होंने जो है वीडियो बयानात सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर दिए कि जी हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि इनकी वर्शिप प्लेसेस पे लोग जो हैं हमले करेंगे। तो उसके बाद से नेचुरली जो है फियर की लेयर जो है वो हिंदू कम्युनिटी में पूरे सिंध में फैल गई। उसके बाद से प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी बढ़ा देना, हर चीज़ करना। परसों रात को ये गौसपुर में है, कश्मीर कनकोर डिस्ट्रिक्ट में सयानो उगाई गांव, वहाँ पे एक डेरा सावल शाह दरबार है, तो वहाँ पे हमला हुआ है। उसके 3 पहलू आ रहे हैं एज ऑफ येट, जो हमने इंक्वायर किया। एक तो पहलू ये आ रहा है कि जो डाकुओं ने ये जो धमकियां दी हैं तो हिंदू कम्युनिटीज़ की, उनकी मजहबी जगहों पे, इबादत गाहों पे हमला करेंगे, ये उसकी शर्त कड़ी है कि वहाँ पे उसकी दीवार पे गोलियां भी लगी हैं, ये डेरा जो है सावल शाह का, और बाहर से 2 रॉकेट लॉन्चर अनएक्सप्लोडेड वो भी मिले हैं। उसके बाद एक वीडियो भी आई है डाकुओं की तरफ से कि वो क्लेम करें उन्होंने हमला किया। दूसरा पहलू वहाँ पे आ रहा है कि जी इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, वहाँ पे एक ओगाई कम्युनिटी की ट्राइबल राइवलरी है, ये उस तसलसल में है, तो इसकी वजह से ये हमला हुआ है। नेवरदलेस ये जो जिनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं, ये ऑलरेडी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ रियासत जो है अभी से नहीं तो काफी दिहाइयों से जंग कर रही है और अभी भी उनके खिलाफ फाइट चल रही है। जैसे कच्चे के एरिया है, कंशुमर, कनकोट, शिकारपुर, घोटकी, रेमियार खान, यहाँ पे एक एक्टिव वॉरफेयर ऑलरेडी इन डाकुओं के खिलाफ चल रहा है। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने ये सारा स्टांस दिया है या जो वीडियोस दे रहे हैं अटैक करने के लिए हिंदू कम्युनिटी को, ये एक हिस्सा है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, जो ये रियासत के साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एंगेज, तो उन्होंने इस वैसे एक्सप्लॉइट किया है ताकि इनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो चलता है फियर पे है, टेरर पे है। तो ये इससे पहले यूजुअली इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता था कि लोगों को लोग किडनैप करते थे, हनी ट्रैप करते थे, तो उनकी वीडियो फिर ऐसी सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, ऐसी वीडियोस, ऐसी खौफनाक, जिनको आप और मैं यहाँ पे लाइव शो पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर को कंटिन्यू करते हुए मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लॉइट किया है। और ये जो धमकियां आ रही है, कोई जनरल एटीट्यूड्स नहीं है इस चीज का, ये इन आउटलॉज की तरफ से ही है जो रियासती अनासर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के बाद अभी इसको भी कुछ अनासर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कुछ ये बयान सुनाए, तो उनका तो आउटलुक की, उनकी ओरिएंटेशन इस एक्सट्रीमिज्म पे बेस्ड है, तो इसको ये लोग पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए जो है यूज करें। और जो ये अल्फाज जो उन्होंने कहे हैं, दे आर नो लेस देन अ थ्रेट टू द कम्युनिटी। नहीं तो ये कहना सही होगा कि वहाँ पे एक वाइडर लॉलेसनेस है, एक आपने कहा कि एक वॉरफेयर वहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब उसका निशाना जो है उसमें पिस ये हिंदू कम्युनिटी रही है, उसको वो क्या इजी टारगेट है, इसलिए उसको वो निशाना बना रहे हैं?
देखिए जी, क्योंकि एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी तो है, तो उसको इस तरह से हरकत करने से तो इसकी दहशतगर्दी की लहर तो फैलेगी, वो फैली भी है। इसकी वजह से इसको टारगेट किया कि क्योंकि एक्टिव वॉर जोन जो कच्चे के एरिया से ऑलरेडी एक्टिव वॉर जोन बने हुए हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग जो है इनके साथ ऑलरेडी जंग में हैं, काफी हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, इनके भी काफी लोग मारे गए हैं। तो एक्टिव वॉर जोन तो वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, इनसिक्योर जनरल पॉपुलेशन है इन आउटलॉज की तरफ से। क्योंकि अभी तो ये हिंदू टारगेट किया। इससे पहले जो थे हनी ट्रैप करते थे या बच्चों को अगवा करते थे, वो तो मजहब तो नहीं देखते थे, वो तो मोस्टली मेजोरिटी मुसलमान को उठाते थे। तब इनके जो ऑनर है या जो मतलब जिसकी बात कर रहे हो, तो तब वो सब कहा थे। तो ये मेरे ख्याल में कि ये एसिमेट्रिक वारफेयर का हिस्सा है जी। नहीं, मैं कह रहा आसान अल्फाज में मौका मिला है जिसका फायदा उठाया जा रहा है, और फिर कुछ रहनुमा अपना मंजर भी बेच रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। गौ रक्षक हिंदू दल एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा इसका नाम नहीं सुना पहले भारत में, लेकिन हम शायद सुन भी ना पाए। और उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में सीमा हैदर मुल्क से निकले, नहीं तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप पाकिस्तानी जासूस हो। तो ये तो दोनों तरफ से जो इंतहा पसंद नासिर है वो। हाँ, अच्छा, ये जो अब मजहबी रहनुमाओं की बात की आपने भी और वसत सुखदेव, तो कुछ अप्रोच की गई है कि यार अपना थोड़ा सा टोन डाउन कर दे अपना रेटरिक के, इसमें मतलब हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना, सिंध की हिंदू कम्युनिटी के इसके साथ क्या लेना देना। जी सुखदेव। ये तो कोई भी कॉमन सेंस की बात है, किसी भी सिंध बंदे के लिए क्लियर कट बात है। सिंध की हिंदू कम्युनिटी का है, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का, इससे कोई नवास्ता है, ना वजह है, ना कोई लेना देना है। जो भी अमल हुआ है वो जाती फर्द का अमल था। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया कि जो है ये मजहबी जगहों पे सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो हम सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इस चीज पे ला रहे हैं कि 2014 की जो तसद्दुक जिलानी की जजमेंट थी, उसमें एक ऑर्डर किया गया था कि स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ माइनॉरिटीज। तो उसको अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करवा लें तो मेरे ख्याल में ऐसे चीजें जो है काउंटर हो जाएंगी। पर अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट जॉब कि आप जनरल पुलिस के थ्रू हर मजहबी जगह को जो है पुलिस सिक्योरिटी दे। अच्छा, ये जो खौफ हिरास फैला पिछले एक हफ्ते में, उसकी वजह से कोई इंटरनली थोड़ी बहुत माइग्रेशन भी हुई है हिंदू कम्युनिटी की? देखिए जी, ये तो काफी रिसेंट वाकया है, कुछ हफ्ता भी नहीं हुआ, तो एक हफ्ते में तो कोई माइग्रेशन हो नहीं सकती। माइग्रेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। आप जो है माइग्रेशन करते हैं किसी भी मुल्क में, चाहे नेबरिंग कंट्री में, किसी और नहीं, मैंने सुना है कनकोट का जो गांव है ओगाई, उसमें कोई 70 घर थे हिंदुओं के, बीबीसी की रिपोर्ट है। और जब वो रॉकेट हमला हुआ तो उसके बाद वो जो अक्सर जो लोग हैं बेचारे, जाहिर है फैमिलीज वाले, अपनी सेफ्टी के लिए वो इधर उधर मुंतकिल हुए। इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। इंटरनल माइग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। इंटरनल माइग्रेशन नेचुरली जाहिर सी बात है, ऐसी जब वाकयात होंगे, कोई भी जो नेबरिंग इसमें होगा, ऐसे किसी भी नेबरहुड वाकया, तो इंटरनली माइग्रेशन तो उसकी होगी। पर नेचुरली जनरली सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ऐसे बयानात, ऐसे वाकयात बात हुई है कि आपको पता है हमारी सोशल फॉल्ट लाइन्स इतनी है कि मजहबी टेंशन को बढ़ने में, यहाँ पे स्नोबॉल करने में कुछ घंटे भी नहीं लगते। आपने इसे करक का वाकया देखा कुछ साल पहले, टेंपल वैंडलिज्म का, एमियार खान में टेंपल वैंडलिज्म का वाकया देखा, या 2019 में गुटकी में टेंपल वैंडलिज्म का वाकया देखा। तो ये जब चीजें, क्योंकि आपको जिसमें नर्स किया कि जो सियासी इंतहा पसंद जो है उस पर जब ये बैंड वैंग पे जंप ऑन करते हैं तो चीजें स्नोबॉल कर जाती हैं और अक्सर चीजें बढ़ भी जाती है, जिसके नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो नेचुरली है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये जो जराइम पेशा नासिर है ना, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलता है उन्हें लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं यार, हम डाकू नहीं है, असल में हम इस्लाम मुहिब्बुल वतन हैं और हम इस्लाम की दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। आई मीन वही है ना, वही मतलब साइऑप्स जिसको कहते हैं ना। और मजहबी रहनुमा जो हैं, बदकिस्मती से आपको पता है कि कोई भी ऐसा इशू हो तो सबसे पहले एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग हमारी तरफ। जब मौका मिलेगा तो दुकान तो मैं भी चमकाऊंगा। सर ऐसा ही है, ये क्या बात है। तो आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शब बखैर।